भारतीय इतिहास में आज आधुनिक भारत पढ़ेंगे और आधुनिक भारत में जो आपका चैप्टर होगा वो कहलाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसके कई चैप्टर थे। इसमें हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था उत्तरकालीन मुगल बादशाह, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, उन्होंने किस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाया और इसके बाद उन्होंने लगभग 100 वर्षों तक शासन करने के बाद भारत देश में 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। कोई भी क्रांति होती है, मैंने बताया था, इससे कुछ राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ धार्मिक परिवर्तन होते हैं, कुछ सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। क्रांति का कारण भी यही होता है। इसके अलावा आधुनिक भारत का जो भारतीय इतिहास में, इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना पड़ता है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने 3 भागों में से बांटा। एक कहते हैं प्रथम चरण, ये प्रथम चरण, फिर इसके बाद दूसरा आपका कहलाएगा द्वितीय चरण या द्वितीय युग भी कहते हैं इसे, और तीसरा होता है आपका तृतीय चरण। इसी तृतीय चरण को हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण जो आपका प्रारंभ होता है ये 1885 से लगा के 1905 तक चलेगा। द्वितीय चरण 1905 से लगा के 1916 तक चलता है, वैसे इसको हम 17 तक लिखेंगे। और तीसरा आपका 1917 से लगा के 1947 तक चलता है। तो ये द्वितीय चरण है। कुछ किताबों में 1905 से 1915 तक लिखा है, फिर यहाँ 1917 से 1947 तक कर दिया है। इसी 1917 को 1947 तक के चरण को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो प्रथम चरण, क्योंकि हमें जब कोई इतिहास पढ़े या कोई भी विषय पढ़े उसको हम टुकड़ों में पढ़ते हैं। टुकड़ों में पढ़ने से हमें क्या हुआ, अच्छी तरीके से समझ में आता है। इसके अलावा इस काल में क्या घटनाएं हुई, इस काल में क्या घटनाएं हुई, इस काल में क्या घटना, इसको हम बारी बारी से पढ़ते चले जाएंगे। तो पहला आता हमारा ये प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या गतिविधियां हुई, इस प्रथम चरण में ऐसा क्या कार्य हुआ, इसके अलावा भारत के जो भारतीय नेताओं की विचारधारा क्या थी, अंग्रेजों की विचारधारा क्या थी, तो ये सब इसमें पढ़ लेंगे। इस काल में पढ़ेंगे द्वितीय में, इसमें क्या राजनीतिक गतिविधियां हुई। इस तृतीय युग में क्रांतिकारी युग भी आता है साथ साथ में, और साथ साथ में आपका गांधी युग भी चलता है। क्रांतिकारी युग में आप मुख्यतः पढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन अख्तर, इन लोगों को आप इसमें पढ़ते हैं। क्रांतिकारी का युग था। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे भारत के जो क्रांतिकारी गतिविधियों से भारत देश को आजाद कराना चाहते थे, तथा कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक संस्था के रूप से भारत देश को आजाद कराना चाहते थे। तो भारत में अभी तक 1885 तक कोई भी एक ठोस कदम नहीं मिला कि कोई एक ऐसी सामाजिक संस्था हो जो संस्था के थ्रू हम अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचा सकें। तो 1885 ईस्वी में ऐसा होता क्या है, देखिए प्रथम युग पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आप इसमें चर्चा करेंगे हम कांग्रेस की, क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, और भी कांग्रेस से पहले भी कई पार्टियों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे मजबूत पार्टी बनकर आई थी वो आई थी आपकी कांग्रेस पार्टी। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आप पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला नाम था वो पहले रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमने कर दिया था। ये भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस पार्टी का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इनके सुझाव के आधार पर हमने भारतीय राष्ट्रीय संघ ना करके हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कर दिया था। तो भारतीय सबसे पहले यदि पढ़े कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. हुम द्वारा की गई थी। ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। वैसे तो 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है, लेकिन 1885 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन होता है, या प्रथम बैठक होती है, या प्रथम सभा का आयोजन होता है। तो 1885 ईस्वी में A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। एक तो ये प्रश्न निकल के आता है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई, किसने की? A.O. हुम ने की। इसके अलावा पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ये पूछा जाता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। इसी लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म संस्था कहा। पूछ लिया जाता है, कांग्रेस को सूक्ष्म संस्था किसने कहा? तो आप बताएंगे कांग्रेस को सूक्ष्म संस्था लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद 1885 ईस्वी में इसका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका जो प्रथम अधिवेशन है, 1885 ईस्वी में जो प्रथम अधिवेशन होता है वो बम्बई में होता है। आज जिसे आप मुंबई कहते हैं, उस समय ये बम्बई था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन पूना में बीमारी प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण हमने पूना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रद्द कर दिया, और हमने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ कराया? फिर बम्बई में कराया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने। ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। इनको कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इतना क्वेश्चन इससे बनता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? A.O. हुम ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। जब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? W.C. बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग या कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 72 थे। कांग्रेस की स्थापना के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। या कांग्रेस को सूक्ष्म संस्था किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा। तो इतना इससे प्रश्न बनता है। यदि कांग्रेस की और चर्चा करें तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में होता है, और इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो दादा भाई नौरोजी को चुना जाता है। इसके बाद कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है 1887 ईस्वी। पहला हुआ था 86 में, दूसरा पहला हुआ था 85 में, दूसरा हुआ 86 में, तीसरा कब होगा? 87 में। तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। तो पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, जिन्होंने की मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद कांग्रेस का 1896 ईस्वी में अधिवेशन कलकत्ता में होता है।
कांग्रेस का 1896 ईस्वी में अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रहीमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद 1896 के बाद अब महत्वपूर्ण अधिवेशन नहीं होते हैं। अधिवेशन होना तो जारी बराबर रहता है, लेकिन हम युग कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रथम युग। प्रथम युग कहाँ से कहाँ तक है? प्रथम युग है आपका 1885 से लगा के 1905 तक। तो 1905 तक जो गतिविधियां हुई वो हमें मात्र पढ़ना है। अब इसके बाद कांग्रेस कुछ समय के लिए अच्छी तरीके से कार्य करती है, लेकिन बीच में कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हो जाता है। तो जो मतभेद का युग होगा वो द्वितीय युग होगा, लेकिन इसके पहले हम 1896 तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अब 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने, ये पूछा जाता है, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये पूछ लिया जाता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी। ये डेट भी आती है, व्यक्ति का नाम भी आता है और संस्था का नाम आता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। ये पूछ लिया जाता है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ये भी आता है कि गांधी जी के गुरु का नाम क्या है, तो गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी या मजदूर सेवक संघ की स्थापना की थी। अब 1905 ईस्वी में भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया। जो बंगाल विभाजन किया था वो संप्रदाय के आधार पर किया था। ये पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन किस आधार पर किया गया था, तो इस संप्रदाय के आधार पर बंगाल विभाजन 1905 को कर दिया। जुलाई में इसकी रूपरेखा बन गई थी, लेकिन ये हावी कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? ये होगा 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन हो गया था। पूछा जाता बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। या बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किस आधार पर किया गया था? संप्रदाय के आधार पर। हिंदू बाहुल क्षेत्र होगा वो पश्चिम बंगाल में रहेगा, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा वो पूर्वी बंगाल में रहेगा। इस प्रकार से संप्रदाय के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता है और ये गतिविधियां कर रहे हैं जो अंग्रेजों के लिए नुकसानदायक थी। तो इसने संप्रदाय के आधार पर इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था। इसके बाद 1905 में जैसे ही बंगाल विभाजन होता है तो भारत देश में स्वदेशी आंदोलन चलता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना एक गीत लिखा था जिसका नाम था अमार सोनार बंगला। यही अमार सोनार बंगला आगे जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कि 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का दूसरा बांग्लादेश का। तो इतना 1905 तक हमें पढ़ना पड़ता है। अब ये हमारा प्रथम युग हो जाता है। अब द्वितीय युग की चर्चा कर लें। द्वितीय
द्वितीय योग मैंने बताया ये 1905 से लगा के 1917 तक चलता है। 1900 कांग्रेस का 1907 ईस्वी में अधिवेशन सूरत में हो रहा था। कांग्रेस का 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन हो रहा था और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस। कांग्रेस की इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में टूट गई। एक बना था गरम दल, एक बना था आपका नरम दल। ये पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ। इसके अलावा कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का जो पहली बार विभाजन हुआ था वो 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1900 गरम और नरम दल। कुछ लोग, कुछ नेता अपने तरीके से, जो गरम विचारधारा की प्रवृत्ति थी, अपने तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल थे, ये गरम दल के नेता थे। दूसरी साइड गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, इसके अलावा मेहता, तो ये जो सब थे ये नरम दल के नेता थे। तो इनकी आपस में नहीं बनती थी, इस कारण 1907 में गरम और नरम दल में दोनों में विभाजन हो गया। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। दूसरी बार विभाजन 1947 में हुआ। तीसरी बार विभाजन 1977 में हुआ था। तो 1907 की केवल यही घटना है। 1911, यदि 1911 की चर्चा करें, 1911 ईस्वी में भारत के जो वायसराय थे वो थे हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व उनकी पत्नी का नाम था मेरी, इनका भारत आगमन होता है। जब इनका भारत आगमन होता तो भारत की जनता इनका विरोध करती है, इनको काले झंडे दिखाती है तथा बंगाल एक है के नारे लगाती है। तो राजा तत्काल में बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। तो इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर अब दिल्ली पुनः बनाई गई, जो 1 अप्रैल 1912 से लागू होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, रद्द कर दिया गया। इसके अलावा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। इसके बाद, इसके पहले यदि जाएं, 1907 के पहले यदि जाएं, 1907 के पहले आपको मिलेगा कि 1906 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हो गया था तो 1906 ईस्वी में भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो के प्रयासों से ही 1906 ईस्वी में ढाका में, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां व आगा खां ने की थी। ये पूछ लिया जाता है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई। इसके अलावा किसने की? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। जब अंग्रेजों ने भारत के लिए एक नियम बनाया था 1909 का अधिनियम, तो 1909 के अधिनियम में अंग्रेजों ने स्पष्ट कहा था, पहली बार भारत में जो संप्रदाय के आधार पर चुनाव हुए तो 1909 में हुए थे।
संप्रदाय के आधार पर पहली बार चुनाव हुए थे, हिंदू मुस्लिम के बीच चुनाव हुए थे, हिंदू बाहुल क्षेत्र होगा हिंदू वोट देगा, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा तो मुसलमान खड़ा होगा, मुसलमान ही वोट देगा, हिंदू बाहुल क्षेत्र होगा तो हिंदू खड़ा होगा, हिंदू ही वोट। तो पहली बार संप्रदाय के आधार पर भारत देश में चुनाव होता है। और भारत में संप्रदाय के आधार पर चुनाव की जो नीति बनाई थी वो लॉर्ड मिंटो ने बनाई थी। तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव 1909 में होता है। और भारत में सांप्रदायिक का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो 1906 से लगा के 1911 तक की ये हमारी गतिविधियां थी। लेकिन हमें कहां तक पढ़ना है? 1917 तक पढ़ना है। अब आगे यदि चर्चा इसी में करें तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसमें जो कांग्रेस थी वो गर्म और नरम दल में विभाजित थी। तो इन दोनों के बीच समझौता हो गया तथा यहीं पर मुस्लिम लीग भी आ गई, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या था? दोनों का उद्देश्य था कि भारत देश को आजाद कराना। तो इनके मध्य एक समझौता हुआ, उसी समझौते को बोला जाता है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 ईस्वी। इसकी डेट आती है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी A.C. मजूमदार ने। A.C. मजूमदार का पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। ये पूछ लिया जाता है। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में सभी पार्टियां, खास तौर से कांग्रेस, गरम और नरम दल जो थी, विभाजन हो गया था 1907 में, एक बार पुनः मंच में आती हैं। साथ में मुस्लिम लीग आती है। समझौता होता है कि हमें आज़ाद कराना है देश को। तो ये पार्टियां एक समझौता करती हैं, उसी को बोला जाता है लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे अब 1917 की एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 1917 से कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनाई गई थी। जब कांग्रेस का 1917 ईस्वी में अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया और वो महिला थी एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाई गई। इसके अलावा यहां से एक और प्रश्न निकल के आता है कि 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। और कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो आगे आप पढ़ेंगे सरोजनी नायडू। द्वितीय युग तृतीय युग पढ़ेंगे सरोजनी नायडू। अब यहां से प्रश्न क्या आता है? यदि कह दिया जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहां कह दिया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कह दिया जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कानपुर में 1925 ईस्वी में बनाई गई थी। तो हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ लिया। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हम तीसरा चरण अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।